अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। हाँ जी करम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बच्चों, अपने की प्रेजेंटेशंस हैं मॉर्निंग से और इवनिंग से। मॉर्निंग में किन के बच्चों की प्रेजेंटेशन है? मॉर्निंग से किन बच्चों की प्रेजेंटेशन है? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आज ओके, सादिया जुल्फ़िकार हैं। और बताएं, वकार नहीं है अभी? सर वकार के बुक की डेथ हो गई है। है इन्ना लिल्लाहि। सडन क्या हुआ? जी सर, पता नहीं सर, उसने बताया नहीं है। वो मैंने सर की कॉल की थी तो उसने इतना ही बताया। इन्ना लिल्लाहि। अपना आप में से अपना मॉर्निंग का उसके भूल से डेथ हो गई। माइक ऑफ करें अपना। इवनिंग में से कितने लोग हैं प्रेजेंटेशन वाले? माइक करें। रीच इवनिंग में से कितने हैं? सर मैंने ऑलमोस्ट सबको असाइन किया है टॉपिक। लेट मी चेक कौन कौन यहाँ मौजूद है। सर अलमास की है, इकरा सज्जाद की है आज, इकरा खालिद को भी असाइंड है टॉपिक। ऑलमोस्ट सर सबको असाइन है, तो वो लोग यहाँ मौजूद हैं। शुमाइला इजाज भी यही हैं सर। राइट। अपना मॉर्निंग वालों में और यहाँ पे मॉर्निंग वालों में कौन कौन बैठे हैं? फिजा बैठी हुई हैं और भी होगी कोई। तो आप ना उनको तो फ़ोन करें, आपका मैसेज करें आपकी जीआर को, फिजा उसको हुमा को, तो उसे कहें कि जो उसने प्रेजेंटेशन का कुछ शेड्यूल है ना, मतलब उसने अगर डेट वाइज असाइन की हुई है तो वो मुझे कर दे, ताकि मुझे भी पता चले कि आज की प्रेजेंटेशन है और कमिंग जो है वो किस में है। उसका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने कहा था कि वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी। तो सर हम ना उन्हें सुबह से जो है वो उनके साथ कांटेक्ट करें। मैम हमारा ने भी कहा था, तो जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मैं अगेन जो है वो उनके साथ कांटेक्ट करती हूँ अब। ठीक है, ठीक है, सही। तो जो मौजूद हैं आप उनकी तो प्रेजेंटेशन फिर कंडक्ट करवाएं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों की जो है वो रीच आप ना उसको कर लें, ठीक है? अभी ओके जैसे सर। हाँ जी, जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब कि किसी ने आपने कोई रीडिंग की है, टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी। जी, सर मुझे कहना था कि इकरा खालिद से स्टार्ट कर लेते हैं प्रेजेंटेशंस। इकरा खालिद से करने खैरियत है? नहीं सर, वैसे ही मुझे वो काम था अच्छा ना थोड़ा, तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन सुन के। अच्छा, नहीं तो क्लासिंग देनी है आपने, चलें कोई नहीं, मैनेज कर लें, ऐसे कर लें। सर बाकी मैं रिकॉर्डेड ले लूंगी, बट उसको मैंने लाइव सुनना। अच्छा, ठीक है, सर मैंने चलें ठीक नेक्स्ट है, वीक मुझे असाइन ही कर हुई है अभी। दो। नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करूंगी, मुझे असाइन ही कर। आज अभी जो आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं मुझे बताएं, आप लोग आज कितने लोग प्रेजेंट करेंगे? बताएं, जो भी मौजूद हैं आज आप लोग कितने लोग हैं जो अब आज प्रेजेंट करेंगे? सर एक तो मेरी है आज, बाकी का पता नहीं है। ओके, एक सादिया है, और बताएं भाई। सर मैंने भी प्रिपेयर की हुई है इकरा इसी वीक सज्जाद। में। ओके, सहरनाज दो हो गई, यस सर, मैंने भी और की हुई है। सर मेरी भी है। मिसबा तीन, हीरा जावेद चार। सर मेरी भी है। इकरा सज्जाद भी हैं सर, और अलमास के पांच भी। चलें चलें फिर सर देखते मेरी हैं, है। लेकिन गॉड ठीक हो गया। चलें आप फिर ना अपना करवा दें स्टार्ट रीच, लेकिन टाइम जो है वो देयर शुडंट बी लेस देन 10 मिनट्स, नहीं होना चाहिए। ओके, ओके सर।
करें स्टार्ट जी। आप में से मॉर्निंग एंड जो फर्स्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं फाइन स्टार्ट कर दें प्लीज। Assalamu alaikum class. I am Sadiq Hossain and I am going to present about the topic of concept of presupposition and the definition of pragmatics. फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है प्री सेपोजिशन जो वर्ड है वो स्पोज से निकला है और प्री को कहते हैं पहले। मतलब कोई भी स्पीकर जो है वो कोई सेंटेंस बोलने से पहले अपने माइंड में जो चीज स्पोज करता है उसको प्री सेपोजिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि presupposition is what the speaker assumes to be the case prior to making an utterance। मतलब स्पीकर जो है वो कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले जो चीज अपने माइंड में एज्यूम करता है कि केस ऐसा होगा तो उसको प्रीसपोजिशन कहते हैं। प्रीसपोजिशन ये होता है कि इसमें presupposition is something that a person believes to be true and he uses as the beginning of an argument even though it has not been proved। प्रीसपोजिशन वो चीज होती है कि ये प्रूव नहीं होती लेकिन स्पीकर जो है वो ये बिलीव करता है कि ये चीज ट्रू है ताकि इससे वो रियलिटी तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल इसमें ये होगी कि जेम्स बाउट टू अपार्टमेंट्स। अब इसमें वो स्पीकर जो है वो क्या एज्यूम कर रहा है। एक बात तो उसके माइंड में ये पहले होगी कि जेम्स का जो है जेम्स ब्रदर बाउट टू अपार्टमेंट्स के जेम्स का जो है फर्स्ट पार्ट इसमें है कि जेम है, सेकंड इसमें कि उसका एक भाई भी है और थर्ड बात ये है कि जेम्स बाउट टू अपार्टमेंट्स मतलब वो 2 अपार्टमेंट खरीद रहा है तो वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है या वो रिच पर्सन है। तो जो है वो स्पीकर अपने माइंड में ये उसके माइंड में ये पहले से होगा कि उसका जो है वो जेम्स का एक भाई भी है और उसने जो है वो एक रिच पर्सन है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीसपोजिशन। जो स्पीकर जो है कोई सेंटेंस अटर करने से पहले जो चीजें उसके माइंड में सपोज की होती हैं उसको हम प्रीसपोजिशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैव यू स्टॉप, जैसे कि है कि हैव यू स्टॉप स्मोकिंग। तो मैं जैसे मैं स्पीकर हूँ तो मेरे माइंड में ये होगा कि आप स्मोकिंग करते हो और आप एक स्मोकर हो। तो इसमें ये है कि ये स्पीकर की इंटेंशन होती है और वो उसके माइंड में पहले से ही चीजें मौजूद होती हैं। और नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हैव यू वुड यू लाइक अनदर पीस। मतलब इसका ये है कि अब मेरे माइंड में ये बात भी होगी कि उसके पास पहले से एक और पीस भी है, तो इसको जो है प्रीसपोजिशन कहते हैं। देन इसका ये कॉन्सेप्ट था मेरा और जो टाइप्स हैं वो किसी और स्टूडेंट के पास हैं। अब एक और टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो होते हैं ना डेली कंजर्वेशन में, हम सिंपली अगर हम देखें तो डेली कंजर्वेशन में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन है कि प्रैग्मेटिक इज अ स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज। It deals with the ways in which language users use and interpret words and utterances in particular situation. Words and utterances here mean lexeme and sentences used in particular situation, and by situation we mean linguistic and physical situation. मतलब ये प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्टडी है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को। और इसके अलावा ये जो प्रैग्मेटिक है वो डील करती है कि जो हमारे यूजर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो क्या इंटरप्रेट करते हैं और कौन से वर्ड्स और टेंसेस वो यूज करते हैं। और यहाँ पे वर्ड और टेंसेस का मतलब है लेक्सीम्स जो हमारी वोकैबुलरी होती है और सेंटेंसेस जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होते हैं। और ये सिचुएशन जो है वो लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, इससे हम मतलब ले सकते हैं, और फिजिकल भी। देन है कि प्रैग्मेटिक इज अ स्टडी ऑफ do how do we with words and perhaps how people do things with word। कि प्रैग्मेटिक में हम ये देखते हैं कि हम जो है वर्ड्स के साथ कैसे उनको लेते हैं या उनको क्या करते हैं, और लोग जो हैं वो उन वर्ड्स के बारे में जो हम उनको देते हैं लोग उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसके बाद जो है इसमें प्रैग्मेटिक वेरियस सिमेंटिक्स में ये बात भी है कि जो प्रैग्मेटिक्स है वो इज नॉट इजी टू सेपरेट फ्रॉम सिमेंटिक। मतलब प्रैग्मेटिक्स को हम सिमेंटिक्स से जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते।
और इसमें ये है कि सिमेंटिक्स जो है वो एक्सिमाइन करता है कोग्निटिव मीनिंग ऑफ लेक्सीम एंड सेंटेंसेस को। मतलब सिमेंटिक जो है वो सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग बताएगा और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसके मीनिंग्स को बताएगा। और प्रैग्मेटिक्स जो है वो जो हम लेक्सीम और सेंटेंसेस को पर्टिकुलर सिचुएशन में अटर करते हैं उनको देखता है और ये चेक करता है इनर जो है मीनिंग को। और प्रैग्मेटिक इज अ स्टडी ऑफ इंटेंडेड स्पीकर मीनिंग। मतलब ये इंटेंडेड मीनिंग को देखता है। एक डीप मीनिंग होती है और एक सरफेस मीनिंग होते हैं। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है कि डीप मीनिंग को चेक किया जाता है, मतलब जो है पूरा पैराग्राफ या पूरा सेंटेंस को देखा जाता है। और सरफेस मीनिंग्स जो होते हैं उसमें जस्ट वर्ड के मीनिंग को, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसके मीनिंग को चेक किया जाता है। तो प्रैग्मेटिक में हम डीप मीनिंग को देखते हैं। तो that's all. This is about my presentation. If you have any question, you can ask. सादिया मेरा क्वेश्चन था हाँ जी। प्रीसपोजिशन के बारे में लिखा हुआ था कि इट इज ट्रू, तो इसका क्या मतलब होता है कि प्रीसपोजिशन ट्रू होती है? मतलब ये ट्रू नहीं होती, मतलब फैक्ट पे नहीं होती, लेकिन वो जो है इस पे बिलीव करता है कि वो ट्रू है ताकि वो हकीकत तक पहुंच सके। चीजें ट्रू नहीं होती, वो उसका जस्ट वो believe- वो knowledge कह सकते हैं। हेलो, सादिया को कहते रिपीट हैं कि स्पीकर का प्रायर नॉलेज होता है। मरियम आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हम इसको स्पीकर का प्रायर नॉलेज कह सकते हैं। हाँ, प्रायर नॉलेज कह सकते हैं हम, क्योंकि वो प्रायर ओके, करता और है ना एक कि बात इसमें हुई थी प्रीसपोजिशनल ट्रिगर्स की, उसके बारे में थोड़ी बात कर दो प्लीज। प्रीसपोजिशनल ट्रिगर्स, वो मैंने ये जस्ट कॉन्सेप्ट देना था। इसके टाइप वो है उसके पास, उसमें था अदनान अशरफ के पास। ओके थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज इवनिंग से प्रेजेंटर आ जाएं। नेक्स्ट प्रेजेंटर फ्रॉम इवनिंग प्लीज। यस इकरा सजाद प्लीज करें। Assalamu alaikum class. Name Ikra Sujat. Topic of my presentation is synthetic semantics. इसमें सिंथेटिक सेमेंटिक्स में हमने सिंथेटिक सेमेंटिक्स are the two सॉरी primary फॉर techniques that इंटरप्शन led to इकरा, the आपकी आवाज नहीं आ रही। synthetic and semantic. इकरा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। इकरा आर यू देयर? Yes, I am here. अब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। Okay. Assalamu alaikum class. Name Ikra Sujat. Topic of my presentation is synthetic semantics. First of all, synthetic.
Synthetic and semantic are the two primary techniques that led to understanding of the natural language. Synthetic means syntax is the grammatical structure of the text, and semantic is the meaning being conveyed. इसमें टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन जो है वो है semantic anomaly. First of all, anomaly. Anomaly is the phenomenon that a sentence to grammatical is meaningless because there is an incompatibility in the meaning of the word. Anomaly मतलब कि सेंटेंस में एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है, ऑडनेस है. लाइक हम कह सकते हैं कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज नीड क्रिएटिविटी. इसमें सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चरली तो ठीक है लेकिन सिमेंटिकली रॉन्ग है. The meaning of the colorless includes the semantic features without color. Ikra, you are not audible. Yes. और थोड़ा स्लो भी करें प्लीज, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. She has left, I think. नेक्स्ट प्रेजेंटर चलें, प्रेजेंट कर दें फिर तब तक अगर वो नहीं आती अभी तो मॉर्निंग से कर दें या फिर मैं करूं. जी आप कर दें हीरा. Assalamu alaikum to all of you. I am Hira Javed and my topic of presentation is presposition. Can I audible? I'm audible? Yes, Hira. Yes. Presposition is the type or form of pragmatics. Pragmatics is the study of meaning in the context. In presposition, speaker usually assume or design that their linguistic message on the basis of assumption of what their hearer already know. मीन जब हम किसी से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हम यूजली ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ऑडियंस या लिसनर के पास पहले से ही मौजूद है. जो हमारा कम्युनिकेशन पार्टनर है उसके पास जो हम बात कर रहे हैं उसे उसके बारे में कुछ पता है, जो हम बात करने वाले हैं वो उसके बारे में कुछ जानता है. Now it's so there is a proper definition of presposition. A presposition is something the speaker assumes to be the case prior to make an utterance. Speakers, not sentences, have presposition means presposition in the mind of speakers, not sentences. It's symbolized as, for example, if someone tells you your brother is waiting outside for you. मीन कोई आता है और आपको कहता है कि आपका भाई बाहर वेट कर रहा है, तो वो ये नहीं आके कहता कि आपका भाई है, उसका नाम ये है, उसकी उम्र ये है. उसने प्रीसपोज किया होता है कि आप उसके बारे में जानती हैं, उसके वो प्रीसपोज करता है कि आपको उसके बारे में पता है. There is an obvious position that you have a brother. Next example is Kepler died in misery. Kepler misery की वजह से मर गया. Kepler did not die in misery. Kepler misery की वजह से नहीं मरा. तो इन दोनों sentences में ये बात understood है कि there was a person whose name was Kepler and Kepler actually existed. Presuppose किया गया है कि एक person है जिसका नाम Kepler है. And third example is the king of France is wise. फ्रांस का जो किंग है वो वाइज है, ये भी प्रीसपोज हमने किया है. एंड फोर्थ एग्जांपल इज मैरी ब्रदर बॉट 3 houses. Mary exists and she has a brother and he is a rich. And next presposition triggers. In any language there are some expressions or constructions which can act as source of prespositions. इन सिंपली एक्सप्रेशंस और कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं लैंग्वेज में वो इंडिकेट करती हैं कि इनमें प्रीसपोजिशन मौजूद है.
एक्सप्रेशंस और कंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन ट्रिगर्स कहते हैं। वो इंडिकेट करती हैं, वो सोर्स बनती हैं कि इन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन मौजूद है। दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और कंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ट्रिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, और ये एक्सप्रेशंस और कंस्ट्रक्शन जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटिव डिस्क्रिप्शन, John saw the man with two heads. There exists a man with two heads. नहीं, एक मैन है, कोई भी एंटिटी है जिसके टू हेड्स हैं, तो जॉन कहता है जॉन saw the man, जॉन ने एक आदमी देखा जिसके दो हेड्स हैं। वो प्रीसपोज उसने किया हुआ है कि पहले से उसे पता है कोई ऐसी एंटिटी है जिसके टू हेड्स हैं। फैक्टिव वर्ब भी ये हो सकते हैं। जॉन रियलाइज्ड दैट ही वाज इन डेप्थ। जॉन वाज इन डेप्थ, लेकिन वो डेप्थ में है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है, पहले उसे एहसास नहीं था, अब उसे रियलाइज हुआ है। तो ये प्रीपोज है फैक्टिव वर्ब में। चेंज ऑफ स्टेट वर्ब, चेंज ऑफ स्टेट वर्ब में जॉन बिगेन टू बीट हर हस्बैंड। जॉन हैड नॉट बीन बीटिंग हर हस्बैंड, पहले नहीं था लेकिन अब उसने मारा है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग नाउ, मीन पहले मैं स्टडी नहीं कर रही थी, अब करनी शुरू कर दी है। या ये कहा जाता है कि आई हैव टॉप द क्लास अगेन, तो पहले भी टॉप करती हूँ और अब दोबारा। तो ये जो है ये प्रीपोज इसमें किया जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट वर्ब इसे डिस्क्राइब करते हैं। और टेम्पोरल क्लॉजेस जो टाइम को शो करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन इज इन फैक्ट द सेमेंटिक कंटेंट हो सकता है या स्मॉलेस्ट कम्युनिकेटिव यूनिट ऑफ एन एक्सप्रेशन और कंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एनी फ्रेजेस और सेंटेंसेस। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंसेस या फ्रेज में जो एक्सप्रेशन को शो करने वाला सेमेंटिक कंटेंट या कम्युनिकेटिव यूनिट होता है उसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, वी वॉक इन द पार्क, और हम इसके अलावा भी सेंटेंसेस ले सकते हैं जैसा कि आवर वॉक इन द पार्क, या हम कह सकते हैं फॉर अस टू वॉक इन द पार्क। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस है। पहला हमने लिया वो वॉक इन द पार्क जो कि सिंपल और करेक्ट है। सेकंड हमने लिया आवर वॉक इन द पार्क जो कि इनकरेक्ट है, सेंटेंस है फॉर अस टू वॉक इन द पार्क। तो ये तीन सेंटेंसेस है, इनमें एक्सप्रेशन डिफरेंट है लेकिन सेमेंटिक कंटेंट जो है, कम्युनिकेटिव यूनिट जो है वो सेम है। और वो कौन सा है? वॉक इन द पार्क। हमने तीनों सेंटेंसेस में पढ़ा है वो वॉक इन द पार्क, एंड में आया वो वॉक इन द पार्क। तो ये सेमेंटिक कंटेंट जो है वो सेम है तीनों में, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि रिचर्ड रोट द रिपोर्ट। Richard is one who wrote the report. The report was written by the Richard. अब इन तीनों सेंटेंसेस में भी पहला सेंटेंस जो सिंपल है वो अंडरस्टूड है, Richard wrote the report। तो इन तीनों सेंटेंसेस में भी सेमेंटिक कंटेंट सेम है, wrote the report। Richard एक पर्सन है who wrote the report। इनमें सेमेंटिक कंटेंट सेम है लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट है। एंड देन हेलो, ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। Yes, you are. And then types of prepositions. Prepositions are associated with the use of a large number of words, phrases, and structures. These linguistic forms are considered as indicator of potential prepositions, which can only become actual preposition in contact with speaker. Potential preposition means किसी भी इंसान में कुछ बनने की एबिलिटी होना, उसे उसमें पोटेंशियल होना। जैसे हम कहते हैं इस बंदे में राइटर बनने की एबिलिटी है, इसमें पोटेंशियल है, ही हैज गॉट पोटेंशियल टू बी अ गुड बैट्समैन और राइटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, the types of a preposition, 6 types of preposition. First one is existential preposition. Entities named by the speakers and assumed to be present. इसमें किसी भी एंटिटी के एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया जाता है। एंटिटी कोई भी हो सकती है, वो एंटिटी कोई पीपल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और वो अज्यूम की जाती है बाय द स्पीकर, और स्पीकर उसे नेम देता है।
तो ये दो तरह की हो सकती हैं, नाउन फ्रेज भी हो सकती हैं और पोजेसिव कंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। In noun phrase, for example, the Cold War has ended. In this sentence, it presupposes that the existence of the entity is referred to, in this case, the Cold War. Mean कि एक sentence है, the Cold War has ended. इसमें noun phrase जो है वो Cold War है। अब हमें पहले से ही presuppose है कि Cold War चल रही थी और अब वो जो है वो end हो गई है। इसमें Cold War जो है वो noun phrase है। And next is possessive constructions. In possessive mean मलकियत शो करना, Tony's car is new. In this sentence, that we can presuppose that Tony exists and that he has a car. एक Tony है, Tony के पास new car है, उसकी मलकियत में है। And second type of preposition is factive preposition. Infective preposition identified by the presence of some verbs such as जो factive prepositions होती हैं उनमें some words यूज किए जाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इन सेंटेंसेस में, इन फ्रेजेस में factive preposition प्रेजेंट है। और वो वर्ड्स कौन से हैं? नो, KNOW, नो, realize, be glad, be sorry, etc. फॉर एग्जाम्पल अब हम इन्हीं वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। She did not realize he was ill. Mean he was ill, लेकिन now he realized जो है वो factive preposition को indicate कर रहा है। Next example is we regret telling him. We told him, हम उसे पहले बता चुके हैं लेकिन अब हम पछता रहे हैं। तो ये जो है regret telling, ये factive preposition को indicate कर रहा है। और I am glad that it's over. मीन कि कुछ चल रहा था, इट्स ओवर, अब वो खत्म हो गया। ग्लैड जो है वो फैक्टिव प्रीपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड टाइप इज लेक्सिकल प्रीपोजिशन। लेक्सिकल मीन वोकैबुलरी। इन यूजिंग वन वर्ड द स्पीकर कैन एक्ट एज इफ अनदर मीनिंग विल बी अंडरस्टूड। मीन स्पीकर एक वर्ड बोलता है और उसी से ही दूसरा मीनिंग अंडरस्टूड किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, मैरी स्टॉप्ड रनिंग। She used to run, वो दौड़ रही थी, और Mary stopped running. Stop लेक्सिकल प्रीपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है कि वो पहले दौड़ रही थी और अब वो स्टॉप हो गई है। You are late again. You were late before. अब पहले भी लेट होते रहे हैं और अगेन दोबारा हुए हैं, तो ये भी लेक्सिकल प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। Are you still such a bad driver? Mean you were a bad driver. अब पहले भी थे और still अभी तक है। Stop again, still are taken to predispose and other concepts. Fourth type is structural preposition. In structural preposition, it is the assumption associated with the use of certain structures. In WH question construction, WH question interactive sentences होते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं और वैसे इस MR जिनमें हम helping verbs स्टार्ट में लगाते हैं, और WH वाले sentences भी हो सकते हैं जैसे कि जिनमें when, where, who, whom, whose वगैरह यूज किया जाए। For example, when did she travel to the USA? She traveled, और when जो है ये structural preposition को represent कर रहा है। Where did you buy the book? You bought the book. Where? You bought the book. आपने खरीदी है। Where कहाँ से? तो ये structural preposition है। The listener perceives that the information present is necessarily true or intended as true by the speaker. Fifth type is non-factive preposition. It is an assumption referred to something that is not true. इसमें हम assume करते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि true नहीं है। For example, इसमें verbs use की जाती हैं like dream, imagine and pretend are used with the preposition that what follows is not true. ये use करके true नहीं हो सकता। For example, I dreamed that I was rich. I was not rich. I dreamed. Dream जो है वो factive non-factive preposition को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई वॉज नॉट रिच, मैंने ख्वाब देखा है। तो ड्रीम जो है वो अज्यूम किया है, प्रिसपोज किया है। वी इमेजिन दैट वी वर इन लंदन। वी वर नॉट इन लंदन, वी इमेजिन जो है वो नॉन फैक्टिव प्रिसपोजिशन है। एंड लास्ट वन इज काउंटर फैक्चुअल प्रिसपोजिशन। Counter factual preposition, it is the assumption that what is presupposed is not only untrue, but it is the opposite of what is true.
मीन इसमें ऊपर हमने नॉन फैक्टिव प्रीपोजिशन में देखा समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, लेकिन काउंटर फैक्चुअल प्रीपोजिशन में हम प्रीपोज करते हैं कि ऐसी कोई भी एंटिटी दैट इज नॉट ओनली अनट्रू बट इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज ट्रू। ना सिर्फ वो अनट्रू के अनट्रू है बल्कि अपोजिट है सही होने के भी। और इनमें कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर वो जिन अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, ये वाले सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर माई डॉटर आई वुड नॉट अलाउ यू टू डू दिस, यू आर नॉट माई डॉटर। इफ यू वर माई डॉटर, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं देती। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें काउंटर फैक्चुअल प्रिपोज किया गया है। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ फेरी, आई एम नॉट रिच इफ आई वर। तो ये काउंटर फैक्चुअल प्रिपोजिशन है। That's all my side. Hello? जी That's all my side. Thank you. if you people have any question then may ask from her, otherwise next presenter either from evening or morning may present please. Can I start now? Yes please. Assalamu alaikum, respected sir and my dear fellows. My name is Shmaila Ijaz and the topic I'm going to present is the Speech Act. The action performed by a speaker with an utterance is called Speech Act. An action performed in saying something. We perform Speech Act when we offer an apology, greeting, request, complaint, invitation, compliment or refusal. स्पीच एक्ट में जो है वो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीच एंड अटरेंस। We use the term Speech Act to describe an action that involves language such as request, commanding, questioning, or informing. A speech act is an utterance that serves a function in communication. स्पीच एक्ट जो है ये हमारा कोई एक वर्ड भी हो सकता है या फिर ये हमारे कुछ सेवरल वर्ड्स सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉरी एंड आई एम सॉरी आई फॉरगेट योर बर्थडे, आई जस्ट लेट इट स्लिप माय माइंड। To take a more specific example, if we say I will be there at 6, we are not just uttering a sentence, we seem to be performing the speech act of promising. इसमें जस्ट जो है हम लोग सेंटेंस को अटर नहीं कर रहे हैं बल्कि हम जो है वो एक्शन जो है प्रॉमिसिंग का परफॉर्म कर रहे हैं। We can define speech act as the action performed by a speaker with an utterance. Speech act is something expressed by an individual that not only present information but perform an action as well. Speech acts are the speaker's utterances which convey meaning and make listeners do specific things. जनरली जो है हम फिजिकली एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम स्पीच एक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ अटरेंस जो है एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसमें परफॉर्मेटिव वर्ब्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, I'll help you, I promise, I agree, I suggest, ऐसे वर्ब्स को यूज करते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑस्टिन एंड सन जो है लैंग्वेज फिलोसोफर थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्पीच एक्ट थ्योरी को प्रोपेगेट किया। स्पीकर्स हैव कम्युनिकेटिव इंटेंशंस और वो इंटेंशंस जो है वो स्पीकर के, अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ स्टेट कर रहा है तो वो उसकी स्टेटिंग इंटेंशन हो सकती है। अगर वो कुछ रिपोर्ट कर रहा है तो वो रिपोर्टिंग इंटेंशन, रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड स्पीच एक्ट। और ये जो है ये वर्ड्स उसके लिए स्पीच एक्ट का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है। व्हेन वी सीरियसली वांट टू नो द आंसर, that utterance is direct speech act. And if we really don't know something and we ask for the information, for example, we ask about someone's ability, we normally use a direct speech act. For example, can you ride a bicycle? अब इसमें जो है हम किसी की ability के बारे में पूछ रहे हैं और direct जो है वो question कर रहे हैं। When someone says it's cold outside,
The direct speech act of this utterance is to inform the hearer about the real condition outside. Whenever there is a direct relationship between structure and function of sentence, we say that this is direct speech act. जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेशन के लिए या स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं तो इन्हें हम डायरेक्ट स्पीच एक्ट कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट नेक्स्ट है, और when there is an indirect relationship between structure and function of the sentence, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट कहते हैं. जैसा कि ऊपर एग्जांपल दी मैंने, इट्स कोल्ड आउटसाइड, इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में देखेंगे तो इसमें जो अटरेंस है वो कोई भी द अटरेंस इज टू रिक्वेस्ट और गिव कमांड टू क्लोज द डोर सो द कोल्ड विल नॉट अफेक्ट. Indirect speech acts are commonly used to reject proposals and to make requests. For example, if a speaker asks, "Would you like to meet me for coffee?" and the other replies, "I have class." अब जो second speaker है उसने indirect speech act को use करते हुए उसके proposal को है जो है वो reject कर दिया है. For example, अब इसमें हम एक और example देखते हैं. We can also use a declarative structure. You left the door open to make a request to person who just came in from the chilly outside to close it. This is an indirect speech act. Next is locutionary speech act. The act of performing words into utterances that make sense in a language with correct grammar and pronunciation. इसमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्लियर लैंग्वेज, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन यूज की जाती है, नो हिडन मीनिंग, और इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती. The act of making meaningful utterance. We produce meaningful linguistic expressions. For example, the coffee tastes great. अब ये जो सेंटेंस है मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. इसमें लिटरल मीनिंग होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स जो हम कन्वे करना चाह रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, इट्स हॉट इन हियर, दिस इज रेफरिंग टू द टेम्परेचर. नेक्स्ट इज illocutionary speech act. These are the intended communicative actions by the speakers. In an illocutionary speech act, it is not just saying something itself, but the act of making something with the intention. इसमें जो है वो speakers की intentions जो है उन्हें डिस्कस किया जाता है. और वो इंटेंशन जो है वो स्पीकर को कोई ओपिनियन हो सकता है और प्रिडिक्शन हो सकती है, कोई प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, इशूइंग एन ऑर्डर और डिसीजन, गिविंग एन एडवाइस और परमिशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज टू मच होमवर्क इन दिस सब्जेक्ट. अब इसमें जो है वो स्पीकर की इंटेंशन ओपिनियन है. अब वो इसमें ओपिनियन दे रहा है कि मतलब इसमें ज्यादा होमवर्क है. I'll do my homework later. अब इसमें जो स्पीकर की इंटेंशन है वो प्रॉमिस है, वो जो है प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना होमवर्क जो है बाद में कर लेगा. Go and do your homework. अब इसमें जो है वो स्पीकर की इंटेंशन ऑर्डर है, वो ऑर्डर कर रहा है कि आप जाएं और अपना होमवर्क करें. जिसमें हम जो है स्पीकर्स की इंटेंशंस को चेक करते हैं. एक्शन परफॉर्म्ड बाय सेइंग और राइटिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग, वार्निंग, प्रॉमिसिंग. Next is the perlocutionary speech act. This is the effect that an utterance has on the thoughts, feelings, or attitudes of the listeners. This is the effect of the meaningful intentional utterance on the hearer. This is the effect produced in the listener or reader when they listen or read. It is a result of saying something that can be persuading, convincing, inspiring, or affecting. इसमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो लिसनर है उस पे उसकी फीलिंग्स को जो अफेक्ट करे. मोस्टली जो है वो कमर्शियल्स वगैरह में यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आवर हेडेक मेडिसिन विल गिव रिलीफ फॉर 10 आवर्स विद ओनली वन पिल एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट ट्राई टुडे. अब इसमें वो इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लिसनर्स हैं उनकी फीलिंग्स को अफेक्ट करें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Hello. Yes, sir. Okay. That's all I think for today.
यस सर। और आप लोग कुछ पूछना चाहें? इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay, then that's all. Inshallah, see you next week. आप लोगों को कोई असाइनमेंट तो नहीं असाइन की गई है ना? नो सर।